हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ तक जो आपने डिस्कस किया है, आपने डिस्कस किया प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स यानी कि हमने कहा कि जो मेन सोर्स है हमारे फूड का, उसके बारे में हमने बात की है। हमने देखा है फसलों को किस प्रकार से ग्रो करवाया जाता है, कैसे हम उनके प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों तरीके से हम यहाँ पे सुधार ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड सोर्स की, जो हमारा सेकंड सोर्स ऑफ फूड है, जिसमें हमने कहा कि एनिमल्स से भी हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं जिसे आप कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, जिनसे हमें उत्पाद मिलता है, और उनमें इम्प्रूवमेंट की क्या क्या यहाँ पे मेथड्स हो सकते हैं। इससे पहले आपको प्रीवियस जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से देखते रहिए हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक रह जाता था जिसमें हमने स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स पढ़ा है। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं एक बार आप लोग देखिए। हमने वीड्स के बारे में पढ़ा है, वीड्स क्या होती हैं और वीड्स के को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड्स हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है पेस्ट, और पेस्ट को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड आते हैं। आपने कहा पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा है वो डिजीज जो कि माइक्रोब के द्वारा होती है प्लांट में, जैसे कि आपने कहा फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, या वायरस से रिलेटेड डिजीज है, उनको रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था। अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं कि भंडारण कैसे करते हैं अपने बड़ों से, अगर आपने पूछा है तो आपको बहुत अच्छा आंसर मिल गया होगा। वो हमें बताते हैं पारंपरिक तरीके, और उनमें वो जो उन तरीकों में कोई भी चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके क्या क्या लाभ होते हैं। अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया होगा कि अलग अलग प्रकार के अनाज को अलग अलग तरीके से कैसे वो स्टोर करते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर आपको मिल सकता है। इवन नेट से अच्छा आंसर आपको अपने बड़ों से मिल सकता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने सब चीजें वहां पर फॉलो की है। तो आपने कहा स्टोरेज ऑफ ग्रेन यानी कि अनाज का भंडारण। क्या है अनाज के भंडारण में? आपने कहा फैक्टर्स दैट लीड्स टू स्टोरेज लॉस ऑफ क्रॉप्स, और आपने कहा फसलों के भंडारण के नुकसान का कारण बनने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। आपने कहा बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर हो सकते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कैसे हो सकते हैं? आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है, ठीक है, अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं। आपने वातावरण पढ़ा है, अपना पर्यावरण पढ़ा है, और पर्यावरण के आपने दो घटक पढ़े हैं। आपने कहा बायोटिक फैक्टर होते हैं और एबायोटिक फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर हैं, दो घटक हैं, या दो कारक हैं, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बायोटिक फैक्टर में आपके ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उसमें प्लांट्स है, एनिमल्स और माइक्रोब्स है। और अगर हम एबायोटिक की बात करें तो उसमें आपने कहा कि यहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे लाइट होगी, यहाँ पे क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी, यहाँ पे एयर होगी, ये सारी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाती हैं। आपने कहा कि फसलों को नुकसान जो पहुंचाता है, क्योंकि हमें करना क्या है, हमने कहा कि हम सीजन वाइज क्या करते हैं, हर एक फसल को उगाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था गेहूं का, क्योंकि रिसेंटली गेहूं की कटाई हुई है। ठीक है, अब हमने कहा रिसेंटली धान की कटाई हुई है, अभी गेहूं की बुआई हुई है लेकिन अभी धान की कटाई हुई है। ठीक है, अक्टूबर टू नवंबर में क्या होता है, हम यहाँ पर गेहूं को बोते हैं, और अभी क्या हुआ है, धान की कटाई हुई। तो जब धान की कटाई हुई है तो धान को क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही बार वो जो धान है उसे कंज्यूम कर रहे हैं। हमने कहा उसको हम स्टोर करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी भी कंटेनर में आपने रख दिया तो क्या ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं? हमने कहा नहीं, वहां पर अलग अलग कारक होते हैं, अलग अलग घटक होते हैं जो कि हमारे उस धान को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। हमने कहा वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं और अजैविक हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैविक घटक में क्या क्या आता है। आपने कहा बायोटिक फैक्टर लाइक इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, रोडेंट एंड माइट्स। तो आपने कहा कि क्या होते हैं जैविक कारक में, जैसे कीड़े होते हैं, कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कृंतक और कण होते हैं। ये क्या कर सकते हैं, हमारे अनाज को खराब कर सकते हैं। अनाज को खा देंगे, ठीक है, अनाज को खा करके क्या करेंगे, ये खराब कर सकते हैं। अगर हम अजैविक कारक को देखें तो अजैविक कारक में क्या आता है, एबायोटिक फैक्टर में हमने कहा लाइक एक्सेसिव टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। आपने कहा अजैविक कारक में अत्यधिक तापमान और अत्यधिक जो नमी होती है, दोनों ही क्या करती है, फसल को नुकसान पहुंचाती है।
ठीक है, क्योंकि अगर उसमें नमी होगी तो आपने कहा वहां पर आपको इजीली जो कीड़े हैं या फिर जो फंगस है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंगस वहीं उगती है जहाँ पर मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है, हाउ टू प्रिवेंट स्टोरेज लॉस। हमने कहा कि भंडारण हानि को हम कैसे रोक सकते हैं। प्रॉपर स्टोरेज जो है वो वहां पर किया जा सकता है, जैसे कि आपने कहा मेंटेनिंग द स्टोरेज हाउस प्रॉपरली, ग्रहों को का उचित रख रखाव करना, क्लीनिंग द ग्रेन प्रॉपरली बिफोर स्टोरेज, भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरीके से साफ करना। नेक्स्ट हमने कहा ड्राइंग द ग्रेन्स प्रॉपरली बिफोर स्टोरेज इन सनलाइट एज वेल एज इन द शेड। आपने कहा भंडारण से पहले अनाज को धूप के साथ साथ छाया में भी अच्छी तरीके से सुखाना, जिससे कि आपने कहा अच्छी से साफ करने का मतलब कि इसमें कोई कीड़ा ना रह सके, अच्छे से सुखाने का मतलब कि उसमें कोई भी नमी ना रह सके, जिससे कि कोई फंगल डिजीज वहां पे ना लगे। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि कोई कीड़े मकोड़े वहां पर ना हो, तो कुछ तरीके हो सकते हैं। बाकी आपने कहा हम यहाँ पे नीम के पत्ते, अखरोट के पत्ते, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा दालों में क्या की जाती है, दालों को ऑयल लगाया जाता है। जैसे आपने अपने हाथों में ऑयल लगाया और उससे आपने क्या किया, उन हाथों से आपने ऑयल को पूरा, उन हाथों से आपने क्या किया, दाल में पूरी ऑयलिंग की है। उससे भी क्या होता है कि स्टोरेज में वो हेल्पफुल होता है। तो कुछ पारंपरिक तरीके होते हैं जो और अच्छे हमारे पास आते हैं यहाँ पर स्टोरेज के लिए। ये तो बात हुई यहाँ पर प्लांट्स और प्लांट से मिलने वाले जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उनमें इन्हांसमेंट की बात की है, वो कौन कौन से घटक होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। हम बात करेंगे अब यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन की। एनिमल हस्बेंड्री क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं जिन्हें ग्रो करवाया जाता है, जिन्हें पाला जाता है, और उनसे हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री को, यानी कि पशुपालन। आपने बोला इन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इज अ स्पेशल फील्ड दैट डील विद आर raising of our livestock in a controlled, selective environment by providing them with a right care so that they can stay healthy and disease free। आपने कहा कृषि में क्या होता है, पशुपालन एक विशेष क्षेत्र है। आपने कहा कि जैसे कृषि है वैसे ही पशुपालन में एक अलग क्षेत्र है जो पशुओं को सही देखभाल प्रदान करके नियंत्रित चयनात्मक वातावरण में बढ़ने से संबंधित है ताकि वे स्वस्थ और रोग मुक्त रह सके। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि पशु आप पाल रहे हैं। अब अगर आप पशु को पाल रहे हैं तो उससे कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। पशुपालन में हम क्या करते हैं कि पशु की सही देखभाल करते हैं और नियंत्रित चयनात्मक वातावरण में उन्हें बढ़ाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट उन्हें चाहिए, किस प्रकार के जो उनके आवास होते हैं वो रहने चाहिए, किस प्रकार का फूड उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, कंट्रोल वे में देखा जाता है। यानी कि जो भी पशुपालन कर रहा है वो क्या करेगा, इन सारी चीजों को निर्धारित करेगा, एक स्पेसिफिक वे में इन्हें लेकर के चलेगा। There is a need to improve livestock production because the population of India is tremendously increasing. This means an increase in demand for eggs, milk and meat। आपने कहा क्योंकि हम जानते, जब हमने पढ़ा था कि हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तभी हमें इसका आंसर मिला था, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है और हमारे पास कृषि योग्य जो भूमि है वो उतनी ही है, बल्कि वो उससे कम भी हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें उतने ही स्पेस में क्या करना पड़ेगा, जो उत्पादन है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि पशुधन उत्पादन में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि भारत की जनसंख्या काफी बढ़ रही है। इसका मतलब अंडे, दूध और मांस की मांग में भी वृद्धि होगी। तो आपने कहा कि हम पूरी तरीके से यहाँ पर कृषि पर ही निर्भर ना रहें, इसके लिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन आता है दूसरा, वो है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और इनसे मिलने वाले उत्पादन, इनके पशुधन जो उत्पादन हमारे पास आते हैं, जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन हमारे पास आता है, वो हमारे पास एक तरीका हो सकता है, तरीका है जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, जो भोजन की बढ़ती मांग है उसे हम पूरा कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपको करना है जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन है उसकी क्या डेफिनेशन है और यहाँ पर ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा हम यहाँ पर देखेंगे वो कौन कौन से एनिमल हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार आप लोगों को पूरी डेफिनेशन पढ़नी है और उसे नोट कर लेना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आते हैं। आपने कहा एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स द फॉलोइंग।
सबसे पहले कैटल फार्मिंग। ठीक है, कैटल फार्मिंग आपने देखी है, हमारे घरों में की जाती है। ठीक है, हम गाय को पालते हैं। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम अपने घरों में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक या दो गाय पालते हैं या मैक्सिमम 3 या 4 पालते हैं। अगर आपने फार्म देखे होंगे तो वहाँ पर बहुत सारी जो गाय हैं उन्हें पाला जाता है। क्यों पाला जाता है, क्या रीजन है, क्या प्रॉफिट हमें मिल रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपने कहा कैटल आर यूज फॉर 2 रीजन, 2 रीजन होते हैं कैटल को यहाँ पर पालने के। आपने कहा एक तो ये प्रोवाइड करते हैं मिल्क। ठीक है, ये मिल्क प्रोवाइड करेंगे तो मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो यहाँ पर बनेंगे, जो भी क्या होते हैं यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो आपको मिलेंगे। दूसरा है दे वर्क एज द लेबर इन द फील्ड। आपने कहा कि अगर आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता था कि यहाँ पर इनको जैसे हल जोता जाता था या फिर क्या किया जाता था, जैसे मंडाई की जाती थी तो भी इनका यूज किया जाता था। नेक्स्ट आपने बोला मिल्क एनिमल्स, एनिमल्स दैट प्रोवाइड मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। ठीक है, देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको पढ़ना है एक बार और आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमने कहा ड्राफ्ट एनिमल्स, एनिमल्स दैट वर्क्स इन द फील्ड फॉर इरिगेशन, कैटिंग एंड टीलिंग आर कॉल्ड ड्राफ्ट एनिमल। ठीक है, दो प्रकार के एनिमल्स हमारे पास आते हैं, एक बार आप लोग इन्हें नोट करेंगे। कैन वी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल, आपने कहा क्या हम कैटल में मिल्क प्रोडक्शन को इनहांस कर सकते हैं, क्या हम दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हमने कहा था कि हिस्ट्री में वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो यहाँ पर यूज किए गए हैं मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो आपने वहाँ पे बात की थी यहाँ श्वेत क्रांति के बारे में, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। हमने कहा था श्वेत क्रांति में क्या किया गया था, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की गई थी। तो पढ़ लेते हैं। हमने कहा मिल्क प्रोडक्शन कैन बी एनहांस्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड्स इन द कैटल। आपने कहा कि यहाँ पे लैक्टेशन पीरियड को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जा सकता है। सेकेंड हमने कहा क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ फॉरेन ब्रीड एंड लोकल ब्रीड कैन प्रोवाइड अ कैटल with qualities of increased lactation period and resistance to disease। सेम चीज वहां पर आ गई है। जब हमने प्लांट्स की बात की थी तो हमने क्या कहा था, वहां पे संकरण की बात की थी, हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी। आपने कहा यहाँ पे हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। दो अलग अलग आपने क्या ली है, नस्लें ली हैं, उन नस्लों के बीच में आपने क्या करा दिया है, क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया। कैसे, आपने कहा एक तो फॉरेन ब्रीड आपने ले ली, गाय के आपने देखा होगा देसी गाय होती है, जर्सी गाय होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की गाय आपने देखी है। तो जो जर्सी गाय होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो उनका जो दूध वो देती हैं वो काफी मात्रा में दूध देती हैं। वहीं अगर हम देसी गाय की बात करें तो देसी गाय छोटी होती है, दूध कम देती है। यहाँ पर डिफरेंस भी होता है क्वालिटी में। अगर हम देखें दोनों की क्वालिटी तो देसी गाय की जो दूध होता है उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू जो हम जर्सी गाय की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा अगर हम यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो सेम चीज है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी और आपने कहा डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी आपको देखने को मिलेगी। जो सेम चीजें हमने प्लांट्स में फॉलो की थी वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, इजी है। Shelter of cattle should be kept neat and clean in order to keep the cattle healthy। आपने कहा कि आपको क्या करना है, जहाँ पर जो कैटल का शेल्टर है यानी कि गाय जहाँ पर रहती हैं उनके जो आवास है उन्हें हमें नीट और क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पे गाय हो वो हेल्दी बनी रहे, उसके आसपास क्या हो वहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए। The cattle should be kept clean and should be provided with a cover shelter that can protect them from harsh weather। आपने कहा कि इनके जो शेल्टर हैं वो प्रॉपरली बने होने चाहिए, उनमें जो शेड है वो जो छत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे गर्मी है, सर्दी है या बरसात का टाइम है, इन सभी चीजों से जो कैटल है वो वहाँ पे बच सके। द फ्लोर ऑफ द शेल्टर टू बी कैप्ट ड्राई एंड क्लीन। आपने कहा कि यहाँ पे जो फ्लोर होना चाहिए कैटल का वो कैसा होना चाहिए, ड्राई और क्लीन होना चाहिए। ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कि आपने कहा अगर आपकी गाय हेल्दी है तो वो क्या करेगी, दूध अच्छे से देगी। अगर गाय बीमार है तो वो दूध नहीं दे पाएगी। तो आपने कहा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कैटल की हेल्थ का। लेकिन आपने कहा कि लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग को करवा सकते हैं। क्लियर है। तो हमने कहा क्या हम मवेशियों में दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो पशुओं में यहाँ पे स्तनपान की अवधि बढ़ाकर दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड हमने क्या बोला, विदेशी नस्लें और स्थानीय नस्लों का क्रॉस ब्रीडिंग मवेशियों की बढ़ी हुई स्तनपान की अवधि और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकते हैं।
क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा मवेशियों को स्वस्थ रखने के लिए मवेशियों को आश्रय स्थलों को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। मवेशियों को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए और उन्हें ढका हुआ आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए जो उन्हें कठोर मौसम से बचा सके। आश्रय के फर्श को सूखा और साफ हमें रखना चाहिए। ये बेसिक सी चीजें, ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ हमने नई चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स। डेयरी एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट क्या है? हमने कहा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, क्या क्या मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है इनकी। द फूड दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द एनिमल हेल्दी। आपने कहा आप पशुओं को ऐसा भोजन देंगे जो उन्हें हेल्दी बनाए रखेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि गाय को अलग अलग प्रकार की जो घास है वो खिलाई जाती है, घास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल है कैटल। अब आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने अपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ घास ऐसी है जो कैटल है या जो गाय है वो बहुत मन से खाते, बहुत चाव से खाते। कुछ घासें ऐसी होती है जो थोड़ा थोड़ा खा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कहा कि आप ऐसे फूड को उन्हें खिलाएंगे जो कि क्या करेगा, उन्हें हेल्दी रखेगा। जितने हेल्दी वो रखेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? द फूड दैट इज नीडेड इन द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, क्लियर है। अब आपने क्या, एनिमल फीड्स रफ एज contain fibers, concentrates contain low fiber but high nutritional value and feed additives. आपने क्या, include food that contains a micronutrient that can promote health and milk production। आपने कहा तीन प्रकार के यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तीन प्रकार की चीजें जो होती हैं वो एनिमल की रिक्वायरमेंट में शामिल हैं। पहले है रफ एज जो कि फाइबर इनमें शामिल होता है, कंसंट्रेट जिनमें आपने कहा कि फाइबर तो कम होता है लेकिन इसकी जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो अधिक होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है इनकी। आपने कहा फीड एडिक्टिव्स, आपने इसमें क्या कहा, इंक्लूड फूड दैट कंटेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट कैन प्रमोट हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्शन, कि ऐसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि कैटल की हेल्थ को बनाए रखेंगे और मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे। हमने क्या बोला, क्या क्या होती है, डेयरी पशुओं की भोजन की आवश्यकता, रख रखाव आवश्यकताएं क्या है, वो भोजन जो पशु को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। दूध उत्पादन की आवश्यकताएं क्या है, स्तनपान अवधि में आवश्यक भोजन। अब पशु चारा क्या है, आपने कहा रफेज है जो इसमें फाइबर होता है। सेकंड आपने कहा इसमें कम फाइबर लेकिन उच्च पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा इसमें ऐसे भोजन शामिल है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य और दूध उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। इजी है ये सारी चीजें, एक एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिंग द कैटल फ्रॉम डिजीज, आपने कहा जो डिजीज है वो हर जगह आएगी। आपने कहा क्योंकि हमारे चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो आपको यहाँ पर क्या होते हैं, उनसे खतरा रहता है, हर एक जीव को खतरा रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने कहा कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, आपने कहा फंगस है, और अगर हम बात करें वायरस की तो वायरस भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। तो पढ़ लेते हैं कि जो कैटल होती है उसे डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपने कहा डिजीज कैन लीड टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इवन द डेथ ऑफ कैटल। आपने कहा कि यहाँ पर आपने देखा होगा अगर गाय बीमार होती तो वो घास नहीं खाती है, घास नहीं खा रही है तो आपने कहा वो दूध नहीं देगी, ऑब्वियस सी बात है, दूध नहीं बनेगा। इवन अगर जो गाय है वो ज्यादा बीमार होती है तो उसकी डेथ भी वहाँ पे हो सकती है। आपने कहा मेनली पैरासाइट कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ कैटल, दीज पैरासाइट कैन बी फाउंड इन द एनिमल्स और दे में अटैक द एक्सटर्नली। आपने कहा जो परजीवी होते हैं, दोनों प्रकार के परजीवी, चाहे वो अंतर परजीवी हैं या बाह्य परजीवी हैं, एंडो और एक्सो पैरासाइट जो है वो दोनों ही क्या करेंगे, गाय को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा द इंटरनल पैरासाइट जनरली डैमेज द लिवर एंड स्टमक ऑफ दीज एनिमल्स। इंटरनल जो पैरासाइट है वो जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, लिवर में पाए जाते हैं कैटल के। फॉर एग्जाम्पल है वॉर्म एंड फ्लूक्स। जो वॉर्म एंड फ्लूक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट ज्यादा होते हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो कैटल है उसके लिवर में रह करके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो कैटल है वो धीरे धीरे करके बीमार वहां पर होने लगेगी। द एक्सटर्नल पैरासाइट कॉज स्किन डिजीज इन कैटल। आपने कहा जो बाह्य परजीवी हैं वो त्वचा संबंधी रोग यहाँ पर जो कैटल है उसमें कर सकते हैं। समटाइम्स बैक्टीरिया एंड वायरस ऑल्सो कॉज अ सेवरल डिजीज इन द कैटल। आपने कहा कभी कभी जो बैक्टीरिया और वायरस है वो बहुत सारी बीमारियां कैटल में कर सकते हैं। गुड वे टू प्रिवेंट डिजीज इज अ वैक्सीनेशन। आपने कहा कि सबसे अच्छा तरीका है क्या है यहाँ पर,
इन डिजीज को प्रिवेंट करने का वैक्सीनेशन है, जिसे हम टीकाकरण कहते हैं। आपने कहा मवेशियों को बीमारियों से बचाना, कैसे बचाएंगे? बीमारियों के कारण दूध के उत्पादन में कमी आ सकती है और मवेशियों की मृत्यु भी हो सकती है। मुख्यतः परजीवी मवेशियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ये परजीवी जानवरों में पाए जा सकते हैं या उन पर बाहरी रूप से हमला कर सकते हैं। आंतरिक परजीवी आमतौर पर इन जानवरों के यकृत और पेट में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने कहा कीड़े और फ्लूक्स हैं, वॉर्म एंड फ्लूक्स होते हैं। बाहरी परजीवी मवेशियों में त्वचा रोग का कारण बनते हैं। कभी कभी बैक्टीरिया और वायरस भी मवेशियों में कई बीमारियों को बुलावा देते हैं। बीमारियों से बचाव का एक अच्छा तरीका है टीकाकरण। अब इतना तो आप समझते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, लेकिन क्या आप टीकाकरण को समझते हैं कि टीकाकरण क्या है, क्या होता है वैक्सीनेशन करवा के? ये क्या चीजें आप समझते हैं? क्योंकि हमने ये जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, ये हमने ह्यूमंस में भी देखा है, मनुष्यों में भी देखा है। जब हम पैदा होते हैं या कोई न्यू बॉर्न है तो उसे भी टीके लगते हैं। अलग अलग एज में अलग अलग चीजों के टीके उसे लगते हैं, अलग अलग चीजों की वैक्सीन उन्हें लगती है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे कोविड हुआ था तब सभी ने वैक्सीनेशन करवाया था। क्यों करवाया था, क्या हुआ वैक्सीनेशन करा के, क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक बार सारी चीजें पढ़िए और सोचिए कि टीकाकरण के बारे में क्या कभी आपने पढ़ा है या सुना है, क्या होता है टीकाकरण। उसके बाद हम वैक्सीनेशन और टीकाकरण को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो बात करते हैं थोड़ा टीकाकरण के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, क्या होता है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है बेसिकली, आपने कहा हमारी बॉडी का अपने एक इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक जो तंत्र हमारा होता है, इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम बना होता है अलग अलग प्रकार के सेल से। आपने कहा वहाँ पे लिम्फ होती हैं, लिम्फ सेल्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? हमने कहा क्योंकि हमारे चारों ओर हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यही हमने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह पाए जाते हैं। क्लास 8 में आपने चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, और उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव चौबीसों घंटे हमारे चारों तरफ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। कुछ ही होते हैं जो एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें आपने कहा कि कुछ फिजिकल बैरियर भी होते हैं हमारी बॉडी में। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? जो आपके आउटर साइड पाए जाते हैं, उनमें से एक है यहाँ पर स्किन। हमारी त्वचा क्या होती है? फिजिकल बैरियर होती है। हमारी त्वचा से हर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास नहीं हो सकता है। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्किन वहाँ पे एज अ बैरियर काम कर रही है। इन केस अगर कोई एंटर हो भी जाता है, आपने कहा आप खाना खा रहे हैं, अगर कोई बैक्टीरिया वहाँ पे एंटर हो जाता है तो हमारा सलाइवा वहाँ पर है उसे किल करने के लिए। हो सकता है कि हमारे माउथ से हमारे मुख में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच गया है, वो हमारे स्टमक में पहुंच गया है, तो वहां पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ध्यान रखिए, सिर्फ हानिकारक जो जीवाणु होते हैं या हानिकारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ही किल किया जाता है। ठीक है, बेनिफिशियल जो होते हैं उन्हें किल नहीं किया जाता है। तो आपने कहा कि हमारी बॉडी में क्या है, यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कह रहे हैं। और इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स होती हैं जो क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती हैं अगर कोई भी पैथोजन, पैथोजन समझते हैं आप लोग क्या होता है? रोगजनक। पैथोजन शब्द आपने पीछे भी एक जगह पढ़ा था। देखिए ये रहा पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। ठीक है, अब समझे आप कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी रोग को के लिए उत्तरदायी है, उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। अब रोगजनक अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, हमारी बॉडी में जब एंटर होता है तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होती हैं, वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेती हैं पैथोजन को। कैसे? क्योंकि हमने कहा हमारी जो सेल्स है उन्हें उसे हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये हमारी अपनी सेल है।
ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि एंटीजन लगे होते हैं हर एक बॉडी में। एंटीजन क्या होते हैं, यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट होती है, यानी कि आप पहचान सकते हैं कि ये हमारी सेल है या ये फॉरेन सेल है। तो हर एक सेल में क्या लगे होते हैं, यहाँ पर हमने कहा एंटीजन लगे होते हैं। जब पैथोजन को देखा गया तो यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, ये फॉरेन सेल है, यानी कि कोई बाहर से आया हुआ पार्टिकल है। अब यहाँ पर क्या आता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है इसे ट्रैप करती हैं और इसे क्या करती है, नष्ट कर देती हैं या डाइजेस्ट कर देती हैं या बॉडी से बाहर कर देती हैं। अलग अलग तरीके से क्या करती है, इस रोगजनक को, इस पैथोजन को बॉडी से बाहर निकालेंगी। ठीक है। अब होता क्या है, अगर कोई पैथोजन, कोई रोगजनक पहली बार हमारी बॉडी में एंटर हुआ है तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, इस पैथोजन को पहचाना जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो इनके लिए उसके बाद बनती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, यहाँ पर इन्हें ट्रैप करती हैं। अब आप कुछ सेल क्या करेंगी, इन पैथोजन को क्या करेंगे, किल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास, वैसे तो अगर आप डिटेल में समझेंगे तो और भी स्टेप आते हैं हमारे पास, लेकिन हम जनरली अगर देखें तो हमने कहा कि 3 तो मेजर स्टेप यहाँ पर हैं, 3 मुख्य क्या होते हैं यहाँ पे चरण होते हैं कि पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद एंटीबॉडीज बनेगी इनके लिए। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इनको किल करेंगी। अब अलग अलग तरीके से हो सकता है, एंटीबॉडीज किल कर रही है, हो सकता है एंटीबॉडीज उन्हें ट्रैप कर रही हैं और जो अदर जो सेल्स है वो क्या करेंगी, इनको किल करेंगी या इन्हें खा जाएंगी। ठीक है, जब आप सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम का तब आप ये सारे वर्ड, सारी चीजें आप समझेंगे वहां पर। ठीक है, ये तो है एक नॉर्मल सी चीज कि पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में आया और ये सारी चीजें हुई। इस बीच क्या होता है कि अगर पैथोजन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है, अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उनमें मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत जल्दी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने कहा कि जब तक ये चीजें होती है कि पहचाना जाएगा या एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज इन पे वर्क करेंगी, तब तक हो सकता है कि बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े रीजन को क्या करेंगे, इफेक्ट कर दें। ठीक है, बहुत बड़ा जो हमारा बॉडी का एरिया होता है वो संक्रमित हो सकता है। इस केस में क्या होता है कि इन पैथोजन को रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई चीजों में, जैसे कि कोविड जब हुआ था तो ऐसा ही कुछ हो रहा था कि वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा था, वायरस बहुत जल्दी चेंज हो रहा था, अलग अलग जो वायरस के जो फेजेस हैं वो वहाँ पे देखे जा रहे थे। इतनी जल्दी यहाँ पे क्या हो रहा था, वो मल्टीप्लाई कर रहा था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अगर पहली बार है तो आपने कहा ये तीनों स्टेप फॉलो होंगे, जब तीसरा ये सेकंड होगा और ये थर्ड है, जब थर्ड स्टेप होगा तब जाके उसे किल किया जाएगा। आपने कहा ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे पैथोजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है, तो आपने कहा कि हम यहाँ पर इसे रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है अगर इस पैथोजन को, आपने कहा अगर हमने इसे किल कर दिया है, या तो आपने इसे पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया है या आपने इसे क्या कर दिया है, इनएक्टिव कर दिया है, यानी कि ये सक्रिय नहीं है, आपने इसे क्या किया है, यहाँ पे इनएक्टिव किया है। अब इसे आपने या तो पूरा मार के या फिर आपने इसे इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि ये अब एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव नहीं है तो ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा, ना ही ये हमें बीमार कर पाएगा। हमने कहा दोनों चीजें हो सकती है, या तो इसे किल किया गया है या तो इसे इनएक्टिव किया गया है। ठीक है, अब इसे क्या किया, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, हमारे शरीर में जब इसे एंटर करवाया गया इंजेक्शन के थ्रू, तो क्या होता है, सेम चीजें फॉलो होंगी, इसे पहचाना जाएगा, एंटीबॉडीज बनेंगी और इसे किल किया जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे होता ये है कि किसी एक पैथोजन के लिए अगर एक बार हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वो एंटीबॉडीज हमेशा रहती हैं। यानी कि क्या होगा, सेम पैथोजन अगर दूसरी बार हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो उस टाइम पे एकदम से क्या होगा, उस पर अटैक किया जाएगा, क्योंकि अब उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है और ना ही एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज है और एकदम से जो एंटीबॉडीज है वो अपना काम शुरू कर देंगी। तो हमने क्या किया,
जब हमने इस पैथोजन को हमने कहा कोई भी पैथोजन है, जैसे कि यहाँ पे कोविड की वैक्सीनेशन जब करवाई गई थी तो क्या किया गया था, आपने कहा एंटीबॉडीज बनाई गई थी आपकी बॉडी में। एक्चुअली में यहाँ पर जो भी काम करती है आपकी बॉडी करती है, आपका इम्यून सिस्टम ही करता है, बट मेडिसिन क्या करती है यहाँ पर, आपने कहा एंटीबॉडीज बनाती हैं या फिर हेल्प करती है इम्यून सिस्टम की। तो हुआ क्या, जब हमने उस पैथोजन को, किसी भी पैथोजन को हमने क्या किया, इनएक्टिव फॉर्म में डाला, यानी कि अक्रिय अवस्था में हमने डाला, तो हमने कहा कि उसके लिए क्या बनी, एंटीबॉडीज बनी। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, आप उस पैथोजन के एक्सपोजर में आए, वो पैथोजन आपकी बॉडी में क्या कर गया, एंटर कर गया है सक्रिय रूप में, अभी वो एक्टिव है, वो सक्रिय है। तो इस टाइम पे क्या होगा, उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं और एकदम से एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उस पर काम कर देंगी। तो अब यहाँ पे पैथोजन को मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो मल्टीप्लाई कर सके, अपनी संख्या में वृद्धि कर सके, क्योंकि एकदम से इम्यून सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया है, एंटीबॉडीज वहां पे ऑलरेडी बनी हुई थी। इस प्रोसेस को कहते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि हमने इंजेक्शन के थ्रू जब पैथोजन को इंसर्ट किया तो ये होता है वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीन एक्चुअली में क्या है, आपने कहा कोई किल या फिर कोई इनएक्टिव जो पैथोजन है उसे हमारी बॉडी में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में क्या बने, एंटीबॉडीज बने। अब अगर फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज बन गई है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन सेकेंड टाइम ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि एक बार एंटीबॉडी बन गई तो अलग अलग प्रकार के पैथोजन को यही किल करेगा, नहीं। अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग चीजों का वैक्सीनेशन कराया जाता है, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन करवाया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, तो हमने क्या बोला कि अगर सेम पैथोजन सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो एकदम से वहां पे क्या की जाती है, उसे पहचानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे वहां पे किल किया जाता है। अब हमने कहा कि यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है, कि बीमारियों से बचाव का एक अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन, की पहले ही क्या की जाए, वैक्सीनेशन करवा ली जाए, पहले ही एंटीबॉडीज बना दी जाए, जिससे कि अगर ये जो पैथोजन है वो बॉडी में एंटर हो भी जाते हैं तो क्या करे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो केपेबल हो कि वो इन बीमारियों से लड़ सके। इजी है, क्लियर है। बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। एक बार देखिए पोल्ट्री फार्मिंग क्या क्या होती है और कौन कौन से जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। चलिए अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, क्या होती है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक बर्ड्स। आपने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी जो घरेलू जो बर्ड होते हैं उन्हें ग्रो कराया जाता है, और वो अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास बर्ड्स आती हैं वो कौन कौन सी होती है, आपने कहा चिकन, डक है, गूज है, पिजन है एंड टर्की है। ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं, जिन्हें पोल्ट्री फार्मिंग में ग्रो कराया जाता है। रीजन क्या है यहाँ पर इन्हें ग्रो कराने का, तो हमने कहा ये जो रीजन है, गेटिंग एग्स थ्रो लेयर्स, आपने कहा एग्स के लिए, ठीक है, अंडों के लिए। सेकेंड हमने कहा गेटिंग चिकन मीट थ्रो अ ब्रॉयलर। अब लेयर्स क्या होते हैं, ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनली हमने कहा कि यहाँ पे जो चिकन है या फिर जो एग्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास आते हैं, कुछ इंडिजिनस बर्ड आती हैं, कुछ फॉरेन बर्ड्स आती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने कहा सील है, ठीक है, या फिर लैंगहॉर्न है, ये सारे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी तक आपने कैटल की बात की है, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि हम अपने घरों में देखते हैं, हम गाय को पालते हैं, सारी चीजें हमारे पास सेम थी। अब हम पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानेंगे। अलग अलग प्रकार की जो बर्ड्स होती हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जिन्हें सिर्फ अंडों के लिए ही पाला जाता है, कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जिन्हें सिर्फ चिकन के लिए पाला जाता है, क्या क्या नाम उनके होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग घर से एक बार पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।